हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास में आज से गांधी युग शुरू करेंगे। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में दिया गया सहयोग और उनकी शुरुआती दौर किस तरह का था उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी एक वकील के पेशेवर तौर पर ये अफ्रीका गए थे। अब्दुल्ला एक मालिक थे, जमींदार थे और एक मिल मालिक थे। उनके मुकदमों को देखने के लिए ये अफ्रीका गए थे। वहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह का शुरुआत किया और वहाँ पर नस्लवादी, नस्ल भेदभाव, जातीयता, इस पर इन्होंने लड़ाई लड़ा। उसके पश्चात भारत में इनका आगमन हुआ। भारत में 9 जनवरी 1915 को ये भारत में पुनः वापस आए। अभी हाल ही में 9 जनवरी को इंदौर में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया है। ये प्रवासी दिवस भी मनाया जाना गांधी जी के आगमन का सूचक है और इसीलिए वैश्विक समुदाय में जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं भारतीय समुदाय के लोग हैं, उनको भारत में सम्मानित करना, भारत में उनको अपने सांस्कृतिक गतिविधियों को याद दिलाना और साथ ही साथ भारत के प्रेम को दर्शाने के लिए 9 जनवरी को महात्मा गांधी के आगमन के रूप में ही मनाया जाता है। गांधी जी जब भारत आए तो इनको इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले साहब पूरे भारत भ्रमण करने का निर्देश दिए। इन्होंने पूरा भारत 3 साल तक भ्रमण किया और राजनीतिक गतिविधियों में एकदम चुप्पी साधे रहे। साथियों, मोहनदास करमचंद गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोखले के गुरु रानाडे थे। तो ध्यान रखिएगा, रानाडे का शिष्य हैं गोपाल कृष्ण गोखले और उनके शिष्य हैं मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने जब पूरा भारत भ्रमण कर लिया और ये अवलोकन कर लिया कि भारत की वास्तविक स्थिति क्या है, भारत में किस प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता है और किस तरह से भारत को आज़ादी दिलाई जा सकती है। कहा जाता है कि अगर यदि आपके कोई लक्ष्य हैं और लक्ष्य में अगर आपको साधन कैसे अपनाने हैं और साध्य क्या अपनाने हैं नहीं पता है तो सफलता सुनिश्चित नहीं होगी। महात्मा गांधी जी को यह बात जरूर पता था कि भारत में सर्वाधिक गांव और गांव में बसे हुए गरीब जनता हैं। कोई भी गतिविधि अगर हम स्वतंत्रता आंदोलन में शुरू करते हैं तो वो गतिविधि उन गरीबों पर क्या प्रभाव डालेगा। और यही वजह है कि उन्होंने 15 में आने के पश्चात 17 में चंपारण के आंदोलन सत्याग्रह के बीच में जितना समय था उस समय का भारत में दौरा में बिताया। भारत के दौरा करते रहे, भारत की स्थितियों को समझते रहे और उसके बाद में राजकुमार शुक्ल जो बिहार के थे, इन्होंने महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया। महात्मा गांधी जी से बताया कि किस तरह से बिहार में चंपारण में वहाँ के किसानों के साथ अन्याय होता है, किस तरह से वहाँ के किसानों को मजबूर किया जाता है 3 कठिया बंदोबस्त के लिए, यानी 3/20
यानी एक किसान के पास यदि 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठा में वो नील की खेती जरूर करेगा। ऐसा प्रावधान अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। साथियों, इसे 3 कठिया व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राजकुमार शुक्ल जो कि अपना पूरा जीवन वहाँ के किसानों के लिए समर्पित कर दिए, अंग्रेजों से लड़ते रहे और किसी भी रूप में अपने आप को अंग्रेजों के सामने नहीं झुकाया। जब राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले, गांधी जी से उन्होंने वहाँ का स्थिति का जायज़ा लेने के लिए आमंत्रित किया। वहाँ के किसानों की समस्या को जब उन्हें रूबरू करवाया, तब महात्मा गांधी जी चंपारण का दौरा करने चले गए। वहाँ के कमिश्नर ने इन्हें रोकने की कोशिश किया तो गांधी जी ने कह दिया, यदि आज आप हमें यहाँ रोक दोगे तो आपके लिए दिक्कत जल्दी हो जाएगा, जो कि मेरे हिंदुस्तान के किसान हैं और मैं ज़रूर जाऊंगा। फिर गांधी जी वहाँ के दौरा करने जब गए तो जाने के बाद में उनके साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके साथ अन्य और कई नेता जो कि उस समय युवा थे, लोग शामिल हो गए। गांधी जी ने देखा कि यहाँ के किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। उन्होंने वहाँ के कलेक्टर, चंपारण के कलेक्टर को पत्र लिखा कि जितना शीघ्र हो सके इस समस्या का समाधान हो और 3 कठिया बंदोबस्त बंद किया जाए और किसानों से वसूला गया पैसा वापस किया जाए। जब इस स्थिति को अंग्रेजों ने देखा तो अंग्रेज और जो अंग्रेज के चाटुकार जमींदार थे, उन्होंने गांधी जी को या अन्य वहाँ के समुदाय को वर्गलाने की कोशिश की। लेकिन कहा जाता है, यदि आपके कर्तव्य और आपके सत्यनिष्ठा आपके साथ है तो कोई भी लुभावन या किसी भी प्रकार की दिक्कतें आपके लिए बाधक नहीं होंगी। कठिनाइयाँ जरूर हो सकती हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो कि मैंने पत्र लिख दिया है और अगर यथोचित कार्य नहीं किया गया तो मैं सत्याग्रह शुरू कर दूंगा। 1917 में चंपारण में ही गांधी जी ने पहला सत्याग्रह शुरू कर दिया। इस सत्याग्रह के पश्चात वहां के मालिकों ने, वहां के जमींदारों ने, कहां के? चंपारण के मालिकों ने, जमींदारों ने वहां की स्थिति के अनुसार 3 कठिया बंदोबस्त बंद करने का प्रावधान कर दिया। और साथ ही इतना ही नहीं, जितनी राशि वसूली गई थी उसका 25% किसानों को वापस भी कर दिया गया। गांधी जी के द्वारा चलाया गया ये पहला चंपारण सत्याग्रह जो था, भारत में सफल रहा। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता होगा कि गांधी जी ने क्या सत्याग्रह पहली बार यहीं चलाया था? तो साथियों, भारत में पहली बार चलाए थे। इसके पहले वो दक्षिण अफ्रीका में 20 साल रहे और उस 20 सालों में कई बार उन्होंने सत्याग्रह भी चलाया। कई छोटे मोटे पार्टियां वहां गठित करके वहां पे लोगों को एकत्रित करके अंग्रेजों के खिलाफ कई अभियान इन्होंने विजय प्राप्त किया था। कई सफल अभियानों का नेतृत्व कर चुके थे। यानी गांधी जी सत्याग्रह को पहले से ही विधिवत रूप से सफलता का रूप देख चुके थे। उन्हें भारत में केवल इम्प्लीमेंट करना था। सीखने की जो कार्य थे वो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कर लिया था। चंपारण सत्याग्रह जब सफल हुआ तो पूरे भारत में एक लहर दौड़ पड़ी कि जो महात्मा गांधी जी आए थे उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। गांव में लोग जहां तक पहुंच सका समाचार, वहां तक लोगों ने गांधी जी को देखने के लिए, गांधी जी के बारे में जानने के लिए लालसा पैदा हो गई। ऐसा कौन व्यक्ति है जो आते ही ऐसी स्थितियां ला दिया है कि अंग्रेजों को झुकना पड़ गया बिना किसी लाठी डंडा के?
गांधी जी से जब पूछा गया कि आप अंग्रेजों से कैसे लड़ोगे, जब कोई अग्रनेता होता है तो उसके साथ युद्ध करने वाले बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, लंबी लंबी बातें करने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, अग्रेसिव होकर के नेतृत्व करने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। लेकिन गांधी जी ने सबको किनारे करते हुए कहा, हमारी लड़ाई हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए है, अंग्रेजों की बर्बादी के लिए नहीं। हम हमारा देश आज़ाद कराना चाहते हैं, हम उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, और हम अपने हिंदुस्तान का नींव किसी भी हिंसा में नहीं रखना चाहते, क्योंकि गांधी जी बुद्धिमान थे। उन्होंने अगर नेपोलियन को पढ़ा था तो उन्होंने कई अन्य विचारधारक करके, जैसे कार्ल मार्क्स थे, उनको भी पढ़ा था। आगे चल करके कई ऐसे आथर हुए जो गांधी जी के बहुत पहले 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में अपना योगदान देश को दे चुके थे। तो गांधी जी ने उन सबको पढ़ रखा था। वो जानते थे कि अगर किसी की फितरत कहीं होती है तो उसकी फितरत उसके नींव में होता है। गांधी जी ने कहा, मुझे किसी भी हथियार की जरूरत नहीं है। पहले तो लोगों को ताज्जुब हुआ कि ये कैसे लड़ेगा, कैसे अफ्रीका में लड़ा है ये, जब हथियार ही नहीं चाहिए तो ये अंग्रेज इतने बर्बर हैं, ये कैसे विजय प्राप्त करेगा। लेकिन जो लोग गांधी जी को जानते थे कि अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अंग्रेजों का क्या हाल किया है, उन्हें भरोसा था। उन भरोसा में गोपाल कृष्ण गोखले भी शामिल थे। बस दुर्भाग्य यही था कि जिस साल इनका आगमन हुआ उसके कुछ महीनों बाद गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे योग्य लोग इस दुनिया से अलविदा कह चुके थे। लेकिन महात्मा गांधी जी के ऊपर गोपाल कृष्ण गोखले की सादगी, उनकी विनम्रता और उनकी कार्य पद्धति उनके दिलो दिमाग में बैठ चुकी थी। गांधी जी ने कहा कि हम अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग हम अपनाएंगे। हम ना तो किसी को चोट पहुंचाएंगे और ना हम किसी से इस पर अमल करने की सिफारिश करेंगे या गुजारिश करेंगे। गांधी जी ने एक बात ये भी बताया कि अगर आपको कोई तत्कालिक चोट देता भी है तो उसे सहन करने की क्षमता रखिए। यदि आप दूर का परिणाम सोचते हैं तो आप तात्कालिक कष्टों को झेलना सीख जाइए। जब चंपारण सत्याग्रह सफल हो जाता है बिना किसी खून खराबा के, तो लोगों को गांधी पर भरोसा हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी को ही महात्मा पहली बार चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के पश्चात ही कहा था। लेकिन एम.जी. रंगा करके महोदय जो थे, उन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। उसके बाद गांधी जी फिर भारत भ्रमण पर चले जाते हैं। लेकिन खेड़ा, गुजरात में खेड़ा है, वहाँ के किसानों को अत्यधिक लगान वसूली करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। वहाँ के किसान जब देखते हैं कि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में सफल हो चुके हैं, तो वो किसान गांधी जी से मिलते हैं, गांधी जी से बताते हैं, अपनी स्थिति से अवगत कराते हैं और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रण देते हैं। गांधी जी खेड़ा पहुंचते हैं, गुजरात पहुंचते हैं और वहाँ के किसान आंदोलन को अपने हाथों में ले लेते हैं। वहाँ के जितने भी राजस्व बढ़ाए जाते हैं उसके खिलाफ
महात्मा गांधी जी खड़े हो जाते हैं और अंततः खेड़ा आंदोलन भी सफल हो जाता है। खेड़ा में ही उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल भी किया था। खेड़ा में भूख हड़ताल नहीं किए थे, वो कमान संभाल लिए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि वो अहमदाबाद मिल आंदोलन में जो है अभी इसी के जस्ट बाद वो करेंगे, क्या कहते हैं, भूख हड़ताल करेंगे, जो उनका पहला भूख हड़ताल होगा। गांधी जी जब खेड़ा पहुंचते हैं तो वहां पर उन्होंने स्वयं को स्वयंसेवक घोषित किया और साथ ही साथ वहाँ के युवाओं से आह्वान किया कि आप स्वयंसेवक के रूप में शामिल होइए और हिंदुस्तान के जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके लिए अपना योगदान दीजिए, उनके अधिकार के लिए लड़िए। तो वहीं पर इसी आह्वान में सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत छोड़ करके गांधी जी के साथ जुड़ जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कई ऐसे युवा गांधी जी के साथ शामिल हो जाते हैं। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आगे चल करके भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनते हैं, वो 1918 के खेड़ा आंदोलन से ही भारत की राजनीति यानी स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ जुड़ते हैं। उसके बाद जब खेड़ा आंदोलन सफल हो जाता है तब अहमदाबाद में बुलावा आता है। गांधी जी को अहमदाबाद में वहाँ के मजदूरों के द्वारा आमंत्रण दिया जाता है और स्थिति बताई जाती है कि एक आपदा के रूप में, एक समस्या के रूप में, जिसे फ्लैग बोनस के रूप में जाना जाता है, मिल मालिक नहीं देने को तैयार थे। मिल मालिकों ने कहा हम 20% फ्लैग बोनस देंगे, लेना है तो लीजिए और नहीं नौकरी से निकाल देंगे। मिल मजदूरों को एक तरफ तकलीफ था कि वो समस्या से जूझ रहे थे, दूसरी तरफ निकाले जाने का, अगर नौकरी से निकाल दिए जाएंगे तो उनकी रोजगार कैसे चलेगी, इसका उन्हें डर था। अतः उन्होंने जब महात्मा गांधी को बुलाया, पूरी स्थिति से जब महात्मा गांधी अवगत हुए, तब उन्होंने पूरा आंदोलन अपने पास लिया, अपने हाथों में लिया और कलेक्टर को एक पत्र लिखा कि मिल मालिकों को 35% बोनस देने के लिए बोलिए और जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं वो काम करेंगे, उनको वेतन दिया जाए। और उसके लिए इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया। यहीं पर गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। आगे चल कर के जैसे जैसे ये आंदोलन विकट होता जा रहा था कि ट्रिब्यूनल ने गांधी जी से 35% बोनस देने का फैसला कर लिया और 35% बोनस पाने पर जितने मिल मजदूर थे वो गांधी जी की सफलता से काफ़ी खुश थे। और वहीं दूसरी तरफ पूरे भारत में एक लहर दौड़ गई थी कि कोई व्यक्ति है जो हिंसा नहीं करता, हथियार नहीं रखता, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ भीड़ बढ़ती जा रही है। और तभी कहा गया था कि हम चले थे अकेले, किसी मोड़ पर समय बढ़ता गया, कारवां बनता गया। गांधी जी ने जब अपने आप को हिंदुस्तान की आज़ादी कराने के लिए जमीन पर पैर रखा भारत के, तब उस समय वो अकेले थे। एक इनके साथ किंवदंती है, गांधी जी को सूट बहुत पसंद था। गांधी जी हमेशा कोट पैंट पहनने के लिए तत्पर रहते थे, बहुत खुश रहते थे। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से उनका मुलाकात हुआ और उसने कहा आप सूट बूट में गरीबों का दर्द कैसे महसूस करेंगे। गांधी जी ने लंगोटी एक ऐसी पहनी कि उसी धोती में वो लंगोटी भी बना लेते थे और ऊपर भी डाल लेते थे। एक धोती से वो दो धोती साथ में नहीं पहनते थे, कोई अन्य कपड़ा भी नहीं पहनते थे।
और गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। गांधी जी ने सत्य अहिंसा का रूप तो दिया ही, साथ ही साथ रचनात्मक कार्यों के लिए भी प्रेरित किया। और गांधी जी की एक विशेषता और थी, गांधी जी समझ चुके थे कि किस तरह से हिंदुस्तान के अवाम को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल किया जाए। गांधी जी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इनका आंदोलन बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कि इनके आंदोलन में कई बार उतार चढ़ाव आएगा। लेकिन गांधी जी जानते थे कि किस तरह से लोगों के दिलो दिमाग में स्वतंत्रता को बैठा देना है, राम राज्य कैसे स्थापित होगा उसे बैठा देना है। एकाएक से आंदोलन खड़ा करना, फिर बाद में आंदोलन पीछे ले लेना, ये सब गांधी जी की रणनीतियों के भाग थे। इसे मैं जैसे जैसे क्रमशः आगे पढ़ाता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा। तो यहाँ पर जो 3 क्रमशः आंदोलन पहली बार गांधी जी चलाए थे, उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला है सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। 1917 में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए बुलाया गया था। 3/20 भाग, मतलब कि अगर 20 कट्ठा है तो उसका 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी। और इसे समाप्त करने के लिए किसानों ने जब आंदोलन किया, बाद में राजकुमार शुक्ल जी महात्मा गांधी को आमंत्रित किए और महात्मा गांधी जी चंपारण जाने के बाद में इसे सफल बनाए और फिर 3 कठिया पद्धति को, 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और किसानों को वसूली गई राशि का 25% वापस मिला। गांधी जी जब चंपारण पहुंचते हैं तो उनके साथ में राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, JB कृपलानी, ये लोग इनके साथ मौजूद थे। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि कौन कौन महात्मा गांधी जी के साथ था। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, JB कृपलानी। 3 कठिया प्रणाली समाप्त हो गई और वसूले गए धन का 25% किसानों को वापस मिला। इस कार्य से, महात्मा गांधी के इस कार्य से रविंद्रनाथ टैगोर साहब बहुत खुश हुए और इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया। और गांधी जी के चंपारण दौरे का NG रंगा ने विरोध किया था। इनको अच्छा नहीं लगा, पता नहीं काहे विरोध किए थे। खेड़ा आंदोलन, देखिए क्रम में यही तीनों हैं। कई बार क्रम पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के शुरुआती आंदोलनों का क्रम क्या है। तो पहले चंपारण है, फिर खेड़ा है, फिर अहमदाबाद है। खेड़ा आंदोलन 1918 में अत्यधिक कर वसूली के कारण गुजरात में चलाया गया था और किसानों के बुलाने पर मार्च 1918 को खेड़ा आंदोलन की कमान महात्मा गांधी जी ने संभाल लिया और उन्होंने युवाओं को आवाहित किया और स्वयं सेवक बनिए और देश के साथ खड़े होइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ करके गांधी जी के साथ शामिल हो गए थे। ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हैं
इनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल, जिन्हें आगे चल करके 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा, इन दोनों भाइयों ने देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। कहा जाता है जब विट्ठल भाई पटेल की अंतिम समय हुआ, तब जब उनसे कहा गया कि छोटे भाई को बुला दिया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, हमसे ज़्यादा जरूरी हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाना है। और विट्ठल भाई पटेल साहब, जब इनका इंतकाल हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया, तब भी कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब ये निर्देश प्राप्त हुआ कि उनके बड़े भाई ऐसा चाहते थे, तो उन्होंने देश सेवा में अपने आप को लीन रखा। कहा जाता है कि आज़ादी तो परोसी गई है, ऐसा हमें लगता है, कितनों को दफन होना पड़ा है इस वतन के लिए। कई ऐसे महापुरुष हमारे हिंदुस्तान के हैं जिन्होंने पूरा का पूरा अपना वंश ही सर्वनाश कर दिया हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। आज का दौर हिंदुस्तान में कई प्रकार की गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां अलग अलग हो रही हैं, लेकिन जिस समय हम गुलाम थे, हम बोलने के लिए भी सोचते थे कि कहीं हमको केस ना हो जाए, हमें फांसी ना हो जाए, ऐसे समय में लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो ये छोटी बात नहीं थी। वकालत छोड़ करके गांधी जी के साथ आ गए थे। अगला पॉइंट है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यहाँ पर मजदूर और मिल मालिकों के मध्य संघर्ष छिड़ा, जब फ्लैग बोनस के लिए मालिकों ने कहा मैं 20% बोनस दूंगा, लेना है तो लीजिए, नहीं नौकरी छोड़ दीजिए, और मजदूर इससे ज़्यादा चाहते थे। मजदूरों ने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी ने कहा कि देखिए मान्यवर, 35% बोनस देना पड़ेगा, और ये मजदूरों का हक है, और नौकरी भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे और पैसा भी तुम्हें देना पड़ेगा। पहले तो मिल मालिकों को लगा कि यह हवाबाजी है, लेकिन वो भूल गए थे कि किसके पाले पड़े हैं। यदि आप सत्य हैं तो कभी डगमगाएंगे नहीं। जिसे कहा गया है, बाहुबली मूवी में कहते हैं कि सेनापति झूठ बोल रहे थे, इसलिए उनके जुबान लड़खड़ा गए, और उनकी पत्नी का क्या नाम था, वही जो शिवगामी की बहू थी, कि उन्होंने सत्य बोला तो वो निडर होकर सारी बातें कह गई। महात्मा गांधी जी सत्य थे, अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्हें डर तो था ही नहीं। मिल मालिकों के एक मालिक मिल के थे अंबा भाई, अंबालाल भाई करके हैं, तो उन्होंने गांधी जी को इस आंदोलन के लिए पैसा भी दिया, और उनकी बहन अनसुईया बेन, उन्होंने वहीं से अपने आप को हिंदुस्तान में, उनके आज़ादी में हिंदुस्तान के समर्पित कर दिया, और गांधी जी के साथ हो ली। गांधी जी यहीं पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी का यह पहला भूख हड़ताल था। गांधी जी का यह पहला भूख हड़ताल था। अब वहाँ के कलेक्टर को लग गया कि यहाँ पे मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि गांधी जी के भूख हड़ताल पर बैठने से जो मजदूर थे ये अग्रेसिव होते जा रहे थे।
यानी आक्रामक होते जा रहे थे। लेकिन गांधी जी का सख्त निर्देश था सत्य और अहिंसा। गांधी जी कहते थे उन्हें मारना है मारने दो, कितनों को मारेंगे, लेकिन तुम हाथ नहीं उठाओगे। वो एक गाल पे मारते हैं तो तुम दूसरा गाल भी कर दो। एक दिन उनका हृदय परिवर्तन होगा और वो शर्म के मारे झुक जाएंगे। अंत में मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस देने का मांग रखी और 15 मार्च 1918 को गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए और यह गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। अम्बालाल साराभाई ये भी एक मिल मालिक थे। इन्होंने गांधी जी को पैसा दिया और इनकी बहन अनुसुईया बेन गांधी जी के साथ मजदूरों के लिए रात्रि विद्यालय चलाया। गांधी जी के साथ भी हो गई और इस आंदोलन में उन्होंने सहयोग किया। साथ ही रात के समय मजदूरों को पढ़ाती भी थी अनुसुईया बेन। एक जगह मिलता है कि अम्बालाल साराभाई गांधी जी के खिलाफ थे इस आंदोलन के, लेकिन जब मैंने एनसीईआरटी और एक किताब और पढ़ी तब मैंने देखा कि उसमें गांधी जी को ये पैसा भी दिए हैं। तो एनसीईआरटी को मैं बेसमान करके बता रहा हूँ कि इन्होंने पैसा गांधी जी को दिया और अनुसुईया बेन जो कि अम्बालाल साराभाई की बहन थी ये गांधी जी के साथ हो गई। अंततः ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देना फैसला किया देने के लिए, यानी तीनों आंदोलन गांधी जी के सफल थे। शुरुआती दौर के तीनों आंदोलन गांधी जी के सफल थे। राउलेट एक्ट भारत में राजनैतिक गतिविधियां बढ़ रही थीं। राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही थीं और क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियां भी बढ़ाई जा रही थीं। इससे अंग्रेजों में थोड़ा डर पैदा हुआ और इनको लगा कि अगर हम अभी इस क्रांतिकारी या राजनीतिक गतिविधियों को नहीं रोकेंगे तो आगे चल करके हमारे लिए दिक्कत हो सकता है। अब 1917 में अंग्रेजों ने सिडनी राउलेट के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई और उस समिति को जांच करने के लिए कहा गया। सिडनी राउलेट ने जब जांच किया तो पाया कि एक कड़े कानून की आवश्यकता है और अगर कानून नहीं पारित हुआ तो दिक्कत हो सकता है। अब इनके सिफारिश पर इस एक्ट को पारित कर दिया गया जिसे राउलेट एक्ट कहा गया। इसमें क्या था? इस एक्ट में था नो वकील, नो अपील और नो दलील। ना तो आपकी कोई बात सुनी जाएगी, ना तो आप कोई वकील कर सकते हैं और ना ही आप कहीं अपील कर सकते हैं। सॉरी, ना तो आप कहीं पर अपील कर सकते हैं, यानी केवल संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वर्तमान में ऐसे कानून कौन से हैं? अनुच्छेद 22 फंडामेंटल राइट में इसके क्लाज 3 से क्लाज 7 तक आप देखेंगे निवारक
निवारक निरोध 3 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता है किसी को संदेह के आधार पर, लेकिन ये केवल आपराधिक स्थिति में होता है। सिडनी रौलेट का जो मंशा था कि लोगों को गिरफ्तार करके जहाँ भी संदेह हो गिरफ्तार करो, जेल डालो, और ये कार्य शुरू जब हो गया तो इसे भारतीयों ने कहा काला कानून, काला कानून कहा और इसका विरोध शुरू कर दिया। सिडनी रौलेट की जो समिति बनाई गई थी उस समिति में शामिल थे मुंबई के मुख्य न्यायाधीश बेसिल स्कॉट, मद्रास उच्च न्यायालय के जज कुमारास्वामी शास्त्री, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य बर्ने लाबर्ट और कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील प्रभात चंद्र मित्र। अब यहाँ आपको देखना है कि जो काला कानून नो अपील, नो वकील, नो दलील पास किया गया, इस समिति के सदस्यों में 2 भारतीय भी शामिल हैं। वो 2 भारतीय कौन कौन हैं? कुमारास्वामी शास्त्री मद्रास उच्च न्यायालय के जज हैं, प्रभात चंद्र मित्र कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील हैं, सिडनी रौलेट ये समिति के क्या हैं? अध्यक्ष। अब इसमें और कौन कौन सदस्य हैं? बेसिल स्कॉट, ये चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई। उसके बाद कुमारास्वामी शास्त्री, ये जस्टिस ऑफ मद्रास। उसके बाद है बर्ने लाबर्ट, ये हैं मेंबर ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और उसके बाद हैं प्रभात चंद्र मित्र, चंद्र मित्र कलकत्ता के वकील, कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील। अब इसमें सिडनी रौलेट अध्यक्ष हैं, तो इनको और इनको हटा दीजिए, ये तो भारतीय थे, 2 भारतीय इस समिति में शामिल थे, लेकिन ना तो कुमारास्वामी शास्त्री और ना प्रभात चंद्र मित्र, इन दोनों लोगों ने इस कानून को पास होने का विरोध किया। और जब ये कानून पास हो गया तब लोगों को भर भर कर जेल में डाला गया। लोगों को अपील का ना तो कोई अधिकार दिया गया, ना लोगों में किसी प्रकार का कोई सूचना, ना कोई वारंट, सबको जेल। इसका विरोध किया गया, इसे काला कानून घोषित किया गया और गांधी जी ने इसके खिलाफ एक सत्याग्रह सभा स्थापित किया और इस सत्याग्रह सभा में जमनालाल दास, बीडी हरमिन, हार्निमन, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर, उमर सोमानी,
आदि लोग शामिल थे। यानी जमनालाल दास, बी.डी. हार्निमम, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी शामिल थे। किसमें शामिल थे? गांधी जी के द्वारा स्थापित सत्याग्रह सभा में। दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद जी इन्होंने दिल्ली में आंदोलन की कमान संभाली। लेकिन जब गांधी जी दिल्ली जा रहे थे तब दिल्ली के पास ही हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर में पड़ता है, एक है पलवल, वर्तमान में भी ये स्थान है पलवल। पलवल के पास गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी को गिरफ्तार करके जेल नहीं ले जाया गया। इन्हें पता था कि अगर हम जेल बंद करेंगे तो पूरा आंदोलन, पूरा भारत जो है आंदोलन की चपेट में आ जाएगा। गांधी जी को दिल्ली से ले गए और मुंबई में छोड़ दिए। अगर गांधी जी को नहीं गिरफ्तार करते, मुंबई नहीं छोड़ते, क्योंकि 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार किए और 13 अप्रैल को जलियांवाला हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगर गांधी जी गिरफ्तार नहीं किए गए होते शायद ये हत्याकांड रुक जाता। लेकिन जो कि गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, लोग अग्रेसिव हो गए। अग्रेसिव होने के बाद में सैफुद्दीन किचलू और अन्य लोगों के गिरफ्तारी के खिलाफ लोग अमृतसर में एकत्रित हुए और अंततः जनरल डायल के द्वारा गोली चला दिया गया और बहुत भारतीय मौत के घाट उतार दिए गए। भारतीयों ने काला कानून घोषित किया और गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किया रौलेट एक्ट के विरोध में, जिसमें जमनालाल दास, बी.जी. हार्निमम, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर और उमर सोमानी शामिल थे। दिल्ली में 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा कमान संभाल ली गई आंदोलन की और 6 अप्रैल 1919 को, सॉरी अभी मैंने 9 अप्रैल बता दिया था, 6 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। सॉरी मैं सही हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। 6 अप्रैल को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़ताल हुआ था और गांधी जी को दिल्ली प्रवेश के प्रयास में पलवल में 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और मुंबई ले जाकर के उन्हें रिहा कर दिया गया। सत्याग्रह का विरोध किया था एनी बेसेंट ने और गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहा। अब देखिए, गांधी जी ने जब शुरू किया तो उसके पहले एनी बेसेंट 1916 में होम रूल आंदोलन चला रही थी। एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, फिर भी अपने आप को भारतीयों से कम नहीं मानती थी। उनका शुरुआती दौर में कहना था कि होम रूल जिस तरह से आयरलैंड को मिला हुआ है उसी तरह से भारत को मिल जाए और भारत का मुखिया के तौर पर ब्रिटेन की महारानी रहें, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा एनी बेसेंट का मानना था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और भारत के पक्ष में पूर्ण आज़ादी की बात होने लगी, तभी एनी बेसेंट ने रौलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी की प्रतिक्रिया को राजनीतिक बच्चा कहते हुए उनका उपहास उड़ा दिया। खैर उस समय की दौर था, गांधी जी भी पूर्ण रूप से 4-5 सालों से ही भारत में सक्रिय हुए थे, तो शायद उसी लिए उन्होंने बोला होगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि वही गांधी जी आगे चल करके हिंदुस्तान के आज़ादी और साथ ही पूरे भारत में परचम लहराएंगे। दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।